ओके गाइस, सो थ्रो बैक टू द लास्ट क्लास बेटा, जहाँ पे हम लोगों ने जो है ना वो बातें करी थी कुछ चैप्टर 3 से रिलेटेड कि हमारे पास जो है वो फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल जो है ना वो किस तरह से काम करती है। और उसके हम लोगों ने 3 स्टेप्स को डिस्कस करा था जो कि थे फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। ठीक है। अच्छा, इस वीडियो के अंदर बेटा हम लोग इंशाल्लाह ये चीज़ सीखने वाले हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सीपीयू की परफॉर्मेंस को जो है ना वो अफेक्ट करते हैं, यानी सीपीयू की परफॉर्मेंस या तो इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं। ठीक है। सो द फर्स्ट फैक्टर दैट वी हैव इज क्लॉक स्पीड। अब क्लॉक स्पीड का क्या मतलब है, जरा हम लोग ये समझते हैं। बेटा क्लॉक स्पीड का मतलब ये है कि एक सीपीयू जो है ना वो एक सेकंड के अंदर कितनी इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर सकता है। लेट्स से मेरे पास दो सीपीयू हैं, ठीक है। एक को मैं कहता हूँ सीपीयू ए और एक को मैं कहता हूँ सीपीयू बी। सीपीयू ए जो है ना भाई, उसकी क्लॉक स्पीड है मेरे पास कि भाई वो जो है ना वो एक सेकंड के अंदर 5000 इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर सकता है। ठीक है। और दूसरा सीपीयू मेरे पास है बेटा सीपीयू बी। ठीक है। सीपीयू बी लेट्स से मेरे पास जो है ना वो 10,000 इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर सकता है एक सेकंड के अंदर। तो अगर मैं देखूँ तो बेटा मेरे पास क्लॉक स्पीड किस वाले सीपीयू की ज़्यादा है, मेरे पास क्लॉक स्पीड सीपीयू बी की ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सीपीयू बी 10,000 इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो एक सेकंड के अंदर प्रोसेस कर सकता है, विच आर ऑलमोस्ट डबल देन दैट ऑफ सीपीयू ए। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीपीयू ए के मुकाबले सीपीयू बी की जो क्लॉक स्पीड है वो ज़्यादा है। क्लॉक स्पीड का मतलब क्या है कि भाई एक सेकंड के अंदर कितने इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर सकता है। तो सीपीयू भी कितने इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर पा रहा है बेटा? 10,000 इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर पा रहा है। तो इसका मतलब भाई इसको अगर मैं ज़्यादा कमांड्स दूंगा तो मेरा कंप्यूटर क्रैश नहीं करेगा, वो और ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर पाएगा। तो हम लोग ये बात कहते हैं कि भाई क्लॉक स्पीड का मतलब होता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस अ सीपीयू कैन प्रोसेस इन अ सेकंड। एक सेकंड के अंदर कितनी इंस्ट्रक्शन सीपीयू प्रोसेस कर सकता है, इसको हम लोग कहते हैं क्लॉक स्पीड। अब जितनी तुम क्लॉक स्पीड बढ़ा दो कंप्यूटर की, क्लॉक स्पीड बढ़ाने का मतलब यह है कि भाई जिस सीपीयू की क्लॉक स्पीड ज़्यादा होगी उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी। जैसे कि यहाँ पे देखो तो सीपीयू बी की क्लॉक स्पीड क्योंकि ज़्यादा है तो मैं ये कहूँगा कि सीपीयू बी की जो परफॉर्मेंस है बेटा वो ज़्यादा होगी हमारे पास। तो हम क्या कहते हैं कि बाय इंक्रीजिंग द क्लॉक स्पीड द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर इज ऑल्सो इंक्रीज। जैसे कि एग्जांपल दी हुई यहाँ पे कि भाई अगर क्लॉक स्पीड 3.5 गीगाहर्ट्ज है तो इसका मतलब क्या है कि 3.5 बिलियन क्लॉक साइकिल्स जो है ना वो एक सेकंड के अंदर जो है ना वो प्रोसेस कर सकता है। ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा क्लॉक स्पीड था। तो ये बात याद रखना कि जब भी तुम क्लॉक स्पीड बढ़ाते हो तो उससे तुम्हारे पास परफॉर्मेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। और ऑब्वियसली इसका वाइस वर्सा भी होगा, अगर तुम क्लॉक स्पीड जो है वो कम करोगे तो तुम्हारी परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास दूसरा क्या है, हमारे पास फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है कोर्स। अब कोर्स का होते हैं हमारे पास, जरा ये हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने बहुत दफ़ा बेटा ये सुना होगा, जब हम लोग कंप्यूटर लेते हैं, कंप्यूटर देख रहे होते हैं ना, कोई बाय कर रहे होते हैं तो उसके अंदर लिखा होता है दिस सपोर्ट्स क्वाड कोर प्रोसेसर। ठीक है। दिस कंप्यूटर हैज़ अ क्वाड कोर प्रोसेसर, डुअल कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, इस तरह की बातें हमने देखी होंगी। तो कोर्स बेसिकली होते ही क्या है, हम लोग को ये चीज़ देखनी है। देखो बेटा, हर कोर का पर्पस ये होता है कि वो एक फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल परफॉर्म करे। ठीक है। हर कोर जो होती है ना वो एक एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट से बनी हुई होती है, एक कंट्रोल यूनिट से बनी हुई होती है और एक रजिस्टर से बनी हुई होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं कि भाई ये अगर मेरे पास लेट्स से कोर है, ठीक है, ये मेरे पास एक कोर है, तो इसके अंदर मेरे पास होगा भाई ALU होगा, इसके अंदर मेरे पास CU होगा और इसके अंदर मेरे पास रजिस्टर्स होंगे। तो ये मेरे पास मिला के, तीन चीज़ें मिला के मेरे पास क्या बन रही है भाई, एक कोर बन रही है। तो अगर ये एक कोर की बात करो तो भाई ये एक कोर मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन एक टाइम के ऊपर प्रोसेस कर पाएगी। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि भाई अगर एक कंप्यूटर के अंदर दो कोर्स हैं तो इसका मतलब कि भाई वो दो इंस्ट्रक्शंस एक टाइम पे प्रोसेस कर पाएगी। अगर मैं बात करूं कि भाई एक कंप्यूटर के अंदर तीन कोर्स हैं तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो हमारे पास तीन इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड के अंदर प्रोसेस कर पाएगी। तो अगर मैं देखूं या अगर मैं दो कोर्स की बात करूं तो इसको क्या कहूंगा मैं कि डुअल कोर प्रोसेसर है, कि मतलब इसके अंदर दो कोर्स हैं। अगर मैं बोलूं कि भाई क्वाड कोर प्रोसेसर, क्वाड कोर का मतलब क्या है कि भाई इसके अंदर चार कोर्स लगी हुई होंगी। ठीक है। यानी चार फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली प्रोसेस हो सकती है। अगर मैं बात करूं ऑक्टा कोर प्रोसेसर की तो इसका मतलब है भाई वो उसके अंदर 8 कोर्स होंगी बेटा। और अगर 8 कोर्स हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर हमारे पास 8 फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल जो है ना वो एक सेकंड के अंदर, एक टाइम के अंदर प्रोसेस हो सकती है। तो ये बेटा हमारे पास कोर्स का जो है ना वो कॉन्सेप्ट होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया इन शॉर्ट कि अगर हमारे पास कोर्स हम लोग बढ़ाते हैं, जितनी हमारे पास ज़्यादा कोर्स होंगी बेटा उतनी हमारे पास परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या कहता है। बोलता है द यूज ऑफ अ डिफरेंट नंबर ऑफ कोर्स कैन इंप्रूव द कंप्यूटर परफॉर्मेंस। वन कोर इज मेड अप ऑफ ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। मेनी कंप्यूटर्स आर डुअल कोर, द सीपीयू इज मेड अप ऑफ टू कोर्स। मतलब डुअल कोर का मतलब क्या है कि सीपीयू दो कोर्स का बना हुआ है, और क्वाड कोर का मतलब क्या है कि सीपीयू चार कोर्स का बना हुआ है। तो यहाँ पे बात समझने की ये कि तुम्हारे पास जितनी ज़्यादा कोर्स होंगी कंप्यूटर के अंदर उतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस बेटा वो प्रोसेस कर पाएगा। ठीक है।
तो उससे हमारे पास परफॉर्मेंस ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास आता है थर्ड फैक्टर, दैट इज आर कैश। ठीक है, अब कैश क्या चीज़ होती है, हम लोग को ये चीज़ देखनी है। ठीक है बेटा, कैश मेमोरी ना हमारे पास वो मेमोरी होती है जो कि क्लोजेस्ट होती है। ठीक है, जो कि सबसे करीब होती है प्रोसेसर के। ठीक है, समझ लो ये प्रोसेसर के ऊपर एम्बेड हुई हुई होती है। अब जैसे कि क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये कि जरा हम लोग एक बात समझते हैं कि लेट्स से ये मेरा प्रोसेसर है। ठीक है, तो लेट्स से समझ लो ये बात कि भाई ये मेरा प्रोसेसर है ना, प्रोसेसर के ऊपर ही मैंने जो मेमोरी एम्बेड कर दी है ना, ये समझ लो मेरी कैश मेमोरी है। ये समझ लो कि ये जो मैंने प्रोसेसर के अंदर जो मैंने मेमोरी लगा दी है ना, इसको मैं कहता हूँ कि मेरी कैश मेमोरी है। ठीक है, प्रोसेसर से थोड़ा सा दूर जो है ना, ये मेरे पास मेरी प्राइमरी मेमोरी है, दैट इज़ रैम। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आती है थोड़ी सी और दूर सेकेंडरी मेमोरी, दैट इज़ जो भी हमारे पास एसएसडी लगी हुई है या फिर एचडीडी लगी हुई है, जो कि अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब ये बात समझना जरूरी है बेटा कि हमारे पास जो प्रोसेसर के ऊपर कौन सी मेमोरी लगी हुई, कैश मेमोरी लगी हुई है, और प्रोसेसर से थोड़ा दूर लगी हुई रैम, और उससे थोड़ा सा और दूर लगी हुई हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। तो अगर आप एक बात देखो, तो अगर सीपीयू को यानी हमारे प्रोसेसर को अगर डाटा फेच करना है, अगर डाटा जो है ना वो कहीं से एक्सेस करना है, तो भाई कैश मेमोरी से डाटा एक्सेस करने का टाइम कम होगा एज कम्पेयर टू रैम, क्योंकि रैम बेटा दूर है प्रोसेसर से, तो प्रोसेसर को रैम से डाटा लेने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, और उसको सेकेंडरी मेमोरी से डाटा लेने में और ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस वजह से हम लोग ये कहते हैं कि भाई कैश मेमोरी हमारे पास ना सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ये इसलिए फास्टेस्ट होती है क्योंकि बेटा ये प्रोसेसर के ऊपर एम्बेडेड है। अब कैश मेमोरी का काम क्या होता है, कैश मेमोरी ना बेटा हमारे पास फ्रीक्वेंटली यूज डाटा को स्टोर करती है। फ्रीक्वेंटली यूज डाटा का मतलब क्या है कि आप लोगों ने बेटा बहुत दफा नोटिस करा होगा कि जो रेगुलर यूज वाले आपके ऐप्स होते हैं ना, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये वाले जो ऐप्स होते हैं ना बेटा, ये आपके कैश मेमोरी के अंदर लोकेट हो जाते हैं। जैसे आप क्लिक करते हो ना, फॉरन से खुल जाती है, फॉरन से फीड अपेयर हो जाती है आपकी। तो ये ना आपकी कैश मेमोरी के अंदर होती है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, फॉरन से उसका एक्सेस तेज होता है और फॉरन से खुल जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा ऐप है ना, आपने देखा हो कि भाई जो आपने 1-1.5 महीने तक आपने इस्तेमाल नहीं करा, आप उसको अचानक से खोलो, तो भाई वो थोड़ा सा रिफ्रेश होता है, थोड़ा सा इनिशियलाइज होता है। ठीक है, थोड़ा सा उसको टाइम लगता है ऐप ओपन होने में। तो वो वाला जो ऐप है ना बेटा, वो हमारे पास कैश मेमोरी में नहीं है, इस वजह से उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। मतलब बहुत ज्यादा एविडेंट डिफरेंस नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। मतलब ये मिली सेकंड्स का डिफरेंस होता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है उस ऐप को रिफ्रेश होने में और स्टार्ट होने में, एज कम्पेयर टू आर नॉर्मल यूज जो हम लोग रोज इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये कहते हैं कि भाई लेट्स से अगर मेरे पास कैश मेमोरी का साइज है, लेट्स से मैं 2 कैश मेमोरी के साइज लिखता हूँ। एक मेरे पास भाई कैश मेमोरी का साइज है लेट्स से 1 GB। ठीक है, एक मोबाइल फोन के अंदर, और दूसरे मोबाइल फोन के अंदर लेट्स से मेरे पास कैश मेमोरी का साइज है बेटा 2 GB। तो अब आप मुझे बात बताओ कि भाई कौन सा वाला मोबाइल फोन बेहतर होगा। ऑब्वियसली हमारे पास कैश मेमोरी 2 GB वाला मोबाइल फोन ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि बेटा वो ज्यादा डाटा को स्टोर कर सकता है अपनी कैश मेमोरी के अंदर। तो वो जितना ज्यादा डाटा स्टोर कर सकता है अपनी कैश मेमोरी के अंदर, वो उतना ज्यादा फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि कैश मेमोरी बेटा प्रोसेसर के ऊपर एम्बेडेड है। इसका मतलब है कि वो ज्यादा डाटा जब कैश के अंदर स्टोर करेगा, तो जब आप कोई भी डाटा खोलोगे तो फौरन से खुल जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सारा डाटा प्रोसेसर के पास है, बिल्कुल मतलब प्रोसेसर के बिल्कुल करीब लोकेटेड है। फौरन से एक प्रोसेसर जो है ना उसको एक्सेस कर लेगा। तो ये हमारे पास कैश मेमोरी कहलाती है। तो आज उसको पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। बोलता है यूज ऑफ कैश मेमोरीज कैन ऑल्सो इंप्रूव द सीपीयू परफॉर्मेंस। Unlike RAM, cache memory is located within the CPU itself, which means it has much faster data access times than RAM। जो भी हम लोगों ने बात करी कि भाई क्योंकि RAM जो थोड़ी सी दूर है प्रोसेसर से, और कैश मेमोरी प्रोसेसर के ऊपर एम्बेडेड है, जिसका मतलब क्या है कि कैश मेमोरी ज़्यादा तेज होगी। इसके बाद क्या है, कैश मेमोरी स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा दैट नीड टू बी एक्सेस्ड फास्टर व्हिच इंप्रूव्स द सीपीयू परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या है कि भाई कैश मेमोरी क्या स्टोर करता है हमारे पास, फ्रीक्वेंटली यूज डाटा, जो डाटा तुम बार बार यूज करते हो, जो डाटा तुम बार बार एक्सेस करते हो, जो डाटा तुम रोज जो है ना अपने मोबाइल फोन के अंदर यूज करते हो या एक्सेस करते हो, वो सारा डाटा कहाँ स्टोर कर देता है, वो कैश मेमोरी के अंदर स्टोर कर देता है। बहुत दफा आप लोगों ने देखा होगा बेटा, हम लोग तो गूगल के ऊपर कुछ वेबसाइट्स भी जो है ना वो ज्यादा ब्राउज करते हैं, तो वो वेबसाइट्स भी जो है ना हमारे पास सजेस्टेड के अंदर आ जाती है, नीचे जो है ना वो रिसेंट्स के अंदर आ जाती है। तो वो जो रिसेंट्स है ना बेटा, वो भी समझ लो एक तरह का कैश मेमोरी के। भाई वो क्या करता है कि वो उन वेबसाइट्स को आपके लिए लोड करके पहले से रखा है अपनी मेमोरी के अंदर, कि जैसे आप क्लिक करोगे फौरन से अपेयर हो जाएगी, फौरन से लोड हो जाएगी। तो ये हमारे पास कैश मेमोरी होती है। बोलते हैं व्हेन अ सीपीयू विशेस टू रीड मेमोरी, जब सीपीयू को मेमोरी रीड करनी पड़ती है, सबसे पहले वो क्या करता है, कैश को चेक करता है कि भाई क्या उसके अंदर डाटा मौजूद है कि नहीं है। अगर सीपीयू को कोई भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया, कोई भी आपने चीज क्लिक करी, जैसे आपने इंस्टाग्राम क्लिक करा, तो चेक करेगा कि भाई क्या इंस्टाग्राम जो है वो हमारे पास कैश मेमोरी के अंदर है कि नहीं है। अगर इंस्टाग्राम होगा कैश मेमोरी के अंदर, तो फौरन से आपके सामने एक्सेस कर देगा, वरना फिर जाएगा वो रैम के अंदर, फिर जाएगा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, और फिर वहां पे चेक करेगा। ठीक है, मुझे पता है द लार्जर द कैश मेमोरी साइज, द लार्जर द कैश मेमोरी साइज द बेटर द सीपीयू परफॉर्मेंस। कि ऑब्वियसली बात है कि भाई जितना कैश मेमोरी का साइज तुम्हारा ज्यादा होगा, उतनी तुम्हारी परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। तो ये तुम्हें बात पता होनी चाहिए कि भाई कैश मेमोरी का जितना साइज बढ़ाओगे, उतनी परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू क्या हो जाएगी हमारे पास, इंक्रीज हो जाएगी।
तो ये बेटा हम लोगों ने 3 फैक्टर्स पढ़े जो कि हमारी परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू को इंक्रीज करते हैं। फर्स्ट वाज द क्लॉक स्पीड इंक्रीज करने से परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू इंक्रीज होगी। कोर्स इंक्रीज करने से हमारे पास परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू इंक्रीज होगी, क्योंकि एक कोर जो है वो एक फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल को परफॉर्म कर सकती है। एंड द थर्ड वन इज कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का मतलब है कि वो फ्रीक्वेंटली यूज डाटा को स्टोर करेगी, तो जितना ज़्यादा कैश मेमोरी का साइज होगा उतना ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू इंक्रीज हो जाएगी। अब आता है बेटा हमारे पास एक और चीज़ जिसको हम लोग कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। अब इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है हमारे पास, ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है। देखो कंप्यूटर जो होता है ना, कंप्यूटर हर इंस्ट्रक्शन को तो डिकोड नहीं कर सकता ना। जब हम लोगों ने बात करी थी कि भाई कंप्यूटर क्या करता है, फेच करता है डाटा को, मतलब इंस्ट्रक्शन एक लेता है आपसे, उस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को डिकोड करना पड़ता है, यानी उस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को समझना पड़ता है कि भाई इस इंस्ट्रक्शन के अंदर यूजर चाह क्या रहा है। जब वो समझता है बेटा उस इंस्ट्रक्शन को, तो वो डिकोड करने के बाद एक इंस्ट्रक्शन सेट के थ्रू उसको डिकोड करता है। मतलब क्या करता है कि भाई वो इंस्ट्रक्शन सेट के थ्रू समझता है कि भाई ये इंस्ट्रक्शन मुझसे क्या चाह रहा है, मतलब मुझे कंप्यूटर को उसके ऊपर क्या प्रोसेसिंग करनी है। अब ये चीज करने के लिए क्या करता है, कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन सेट का इस्तेमाल करता है। अब इंस्ट्रक्शन सेट होता क्या है, वो जरा बात हम लोग समझते हैं। बेटा ये समझ लो, ये मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन सेट है। इंस्ट्रक्शन सेट का बेसिकली काम क्या होता है, उसके अंदर ना बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर के लिए, कि भाई अगर लेट्स से यूजर ने एक आइकन क्लिक करा और एक फाइल ओपन करी, तो भाई तुम्हें क्या करना है। लेट्स से यूजर ने जो ना वो एक बटन क्लिक करा जो कि पावर ऑन का बटन था, तो तुम्हें जो है वो कंप्यूटर को किस तरह से डिस्प्ले ऑन करना है और किस तरह से सारी चीज़ों को बूटअप वगैरह के ऊपर डालना है। तो ये जो सारी इंस्ट्रक्शन है बेटा, हर छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन कि भाई जब ये यूजर करेगा तो ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है, जब यूजर ये प्रेस करेगा तो ये होना है, जब यूजर ये प्रेस करेगा तो ये होना है, जब यूजर ये प्रेस करेगा तो ये होना है। तो ये जो सारी कमांड है, ये जो सारी इंस्ट्रक्शन है, जब यूजर ये सारी चीजें करेगा परफॉर्म, तो कंप्यूटर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा बेटा, इसको हम लोग कहते हैं कि ये सारा काम कहाँ लिखा होता है बेटा, इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर लिखा होता है। जैसे इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर भाई सबसे पहले है भाई बूट अप इंस्ट्रक्शन, ठीक है, बूट अप इंस्ट्रक्शन है कि भाई जब लैपटॉप ऑन होगा या कंप्यूटर ऑन होगा तो भाई किस तरह से ऑन होगा, ठीक है। दूसरा कंप्यूटर के अंदर है भाई फाइल एक्सेस इंस्ट्रक्शन है, लेट्स से कि भाई जब भी कोई फाइल एक्सेस करता है, कोई भी यूजर कोई भी फाइल के ऊपर क्लिक करता है, कोई भी डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करता है, कोई पीडीएफ के ऊपर क्लिक करता है, तो वो पीडीएफ किस तरह से खुलेगी, वो पीडीएफ किस तरह से व्यू होगी, ठीक है। लेट्स से यूजर जो है ना भाई वो तुम्हारे पास कोई भी फाइल सेव करता है, तो भाई वो सेव फाइल मेमोरी के अंदर कैसे सेव होगी। तो मतलब इस तरह के जो जितने भी इंस्ट्रक्शंस है ना बेटा, वो सारे हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर होते हैं। ये प्री डिफाइंड होते हैं, मतलब ये बने हुए होते हैं ऑलरेडी। जब तुम्हारा कंप्यूटर बनाया जाता है ना, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन सेट बनाया जाता है कि भाई अगर यूजर ये दबाएगा तो कंप्यूटर को इस तरह से काम करना है, अगर यूजर ये चीज प्रेस करेगा तो कंप्यूटर को इस तरह से काम करना है, अगर यूजर जो है ना वो ये चीज कंप्यूटर से मांग रहा है तो कंप्यूटर को इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन सप्लाई करनी है, अगर कंप्यूटर जो है ना वो हैंग हो रहा है तो उसको जो है ना वो यूजर को क्या प्रॉम्प्ट देना है, क्या उसको डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या इंटरप्ट देना है, वो सारी की सारी चीजें बेटा कहाँ हमारी स्टोर हुई है, इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर स्टोर हुई है। मतलब इंस्ट्रक्शन सेट बेसिकली क्या बता रहा है कि भाई अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन है, कोई भी यूजर कोई भी चीज कंप्यूटर से मांगता है, तो वो किस तरह से जो है ना परफॉर्म करनी है, वो किस तरह से यूजर के सामने डिस्प्ले करनी है, ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं इसको, आ जाओ देखते हैं क्या कह रहा है। बोलता है ना कंप्यूटर सिस्टम इंस्ट्रक्शंस आर अ सेट ऑफ ऑपरेशंस व्हिच आर डिकोडेड इन अ सीक्वेंस। इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने बात पढ़ी थी कि बेटा सारे इंस्ट्रक्शंस एक सीक्वेंस के अंदर डिकोड होते हैं, ठीक है। जो चीज़ पहले होगी लाइन में वो पहली होगी, ऐसा नहीं दो नंबरी नहीं हो सकती कि भाई थर्ड इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बोलते हैं ईच ऑपरेशन विल इंस्ट्रक्ट द ALU एंड CU विच आर पार्ट ऑफ द CPU। हम लोगों ने बात करता है ALU का मतलब है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और CU का मतलब है हमारे पास कंट्रोल यूनिट। तो हर ऑपरेशन ALU और CU को जो है ना वो एक इत्तला देगा कि भाई हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन आ गया, हमें ये काम करना है। अब हर ऑपरेशन ना बेटा दो चीज़ों से बना होता है, एक होता है हमारे पास ऑपकोड और एक होता है हमारे पास ऑपरेंड। ऑपकोड का मतलब ये है कि भाई क्या काम करना है सीपीयू को वो बताना होता है, कि भाई लेट्स से तुम्हें एक फाइल एक्सेस करनी है, तो भाई क्या काम करना है सीपीयू को, एक फाइल एक्सेस करके तुम्हें देनी है, तो ये ऑपकोड हो गया। ऑपरेंड क्या है भाई, डेटा जिसके ऊपर तुम्हें वो काम करना है, कि भाई कौन सी फाइल ओपन करनी है। तो मुझे लेट्स से भाई अपने कंप्यूटर की P2 टॉपिकल बुक 1 ओपन करनी थी, तो मैंने क्या करा, मैंने कंप्यूटर का P2 टॉपिकल बुक 1 वाली फाइल को क्लिक करा, डबल क्लिक करा मैंने। तो ऑपकोड क्या हो गया इसका, कि भाई फाइल एक्सेस करनी है, इसको इंस्ट्रक्शन क्या गया कंप्यूटर के पास कि भाई इसको फाइल क्या करनी है, एक्सेस करनी है। और कौन सी फाइल एक्सेस करनी है भाई, कंप्यूटर P2 टॉपिकल बुक 1 ये एक्सेस करनी है। तो ये हमारे पास ऑपकोड हो गया। तो बेसिकली ऑपकोड का मतलब है कि भाई डेटा जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शन कैरी आउट होगा, और ऑपकोड का मतलब है जो इंस्ट्रक्शन है वो इटसेल्फ, और ऑपरेंड का मतलब है कि भाई किस डेटा के ऊपर वो इंस्ट्रक्शन कैरी आउट करना है। तो ये हमारे पास बेटा ये दो चीजें मिला के हमारे पास एक ऑपरेशन बनता है, बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन बनता है, ठीक है। अब क्योंकि कंप्यूटर को जो है ना वो ऑपरेशन समझ आ चुका है या समझना जरूरी है,
तो इसके लिए जो है ना लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप कोड होते हैं, मतलब ये जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट होता है ना, जाहिर सी बात है भाई इसके अंदर हर इंस्ट्रक्शन तो नहीं होगा ना दुनिया का, इसके अंदर कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे। तो तुम्हारा जितना इंस्ट्रक्शन सेट जितना अच्छा होगा, जितना तुम्हारा बड़ा इंस्ट्रक्शन सेट होगा, जितना तुम्हारे कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन सेट वास्ट होगा, उसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि बेटा वो ज़्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है, मतलब ये कि भाई वो ज़्यादा कमांड्स समझ सकता है एज कम्पेयर टू अ यूजुअल या नॉर्मल कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट हो गया। बोलते हैं ऑल सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन अ कंप्यूटर विल कंटेन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच नीड टू बी कन्वर्टेड टू बाइनरी। वो बात हमें पता है कि भाई जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सारे बाइनरी के अंदर कन्वर्ट होते हैं और फिर एग्जीक्यूट होते हैं। सो बेसिकली अगर मैं इंस्ट्रक्शन सेट की तुम्हें एक समरी दे दूँ, ये बहुत सारी बातें कर ली हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन सेट की। इंस्ट्रक्शन सेट की अगर मैं एक तुम्हें समरी दे दूँ तो भाई समझ लो इंस्ट्रक्शन सेट एक तरह की लिस्ट है जिसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शन है कि भाई अगर यूजर ये दबाएगा तो कंप्यूटर को ये चीज़ परफॉर्म करनी है, अगर यूजर ये चीज़ क्लिक करता है तो कंप्यूटर को ये चीज़ परफॉर्म करनी है, अगर यूजर कोई चीज़ जो है ना वो कोई डिवाइस लगाता है कंप्यूटर के अंदर तो वो डिवाइस जरा किस तरह से कनेक्ट होगी कंप्यूटर से, वो इंस्ट्रक्शंस। तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस जो यूजर जो काम कर सकता है कंप्यूटर के साथ, वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस बेटा कंप्यूटर को पहले से ही फीड करके दिए हुए कि भाई अगर यूजर ये काम करेगा तो तुम्हें इस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, अगर यूजर ये चीज मांगता है तो तुम्हें इस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, अगर यूजर ये काम करेगा तो तुम्हें इस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस जो हमारे पास है ना बेटा, ये सारे के सारे हमारे पास कहां स्टोर हुए हैं? इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर स्टोर हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट की है ना वो डिटेल थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा हम लोग एम्बेडेड सिस्टम पढ़ेंगे कि एम्बेडेड सिस्टम हमारे पास क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे और जरा समझेंगे कि वो क्या चीज़ होती है। थैंक यू।